गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 5। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, चैप्टर 9, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। टॉपिक है आपका मेजर टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। जब आपकी एक्सेस डिमांड आ जाती है तो कंट्रोल कैसे की जाती है एक्सेस डिमांड, आज वो टॉपिक है आपका। अभी तक हमने इस चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट की है, 4 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं और 5 क्लास रनिंग में है। 5 क्लास रनिंग में है। अब देखिए बेटा, कंसंट्रेट अपॉन मेजरमेंट ऑफ कंट्रोल एक्सेस डिमांड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो नंबर 1, 2 और 3 और 4 में आपको बताया था एक्सेस डिमांड की डेफिनेशंस और डेफिशिएंट डिमांड की डेफिनेशंस और रीजन और इंपैक्ट। तो बेटा, क्या रीजन होते हैं, क्या इंपैक्ट होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, वो आपको यदि देखनी है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको ये चैप्टर क्लियर समझ में आ जाएगा। यदि जिसने भी नहीं देखी, पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 5 को सीन करें। क्लियर? और जो आज का टॉपिक है आपका मेजर टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। जब कभी भी एक्सेस डिमांड आ जाती है, मतलब जब प्लानिंग से ज्यादा डिमांड आना, जब प्लानिंग से ज्यादा डिमांड आ जाती है तो क्या है, एक्सेस डिमांड। और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से कैसे कंट्रोल किया जाता है, बैंक की तरफ से, सेंट्रल बैंक की तरफ से कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। देखिए बेटा, 2 टाइप से कंट्रोल कर सकते हैं, फिक्सल पॉलिसी से और मॉनेटरी पॉलिसी से। फिक्सल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है, जो फिक्सल पॉलिसी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और मॉनेटरी पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक की है। क्लियर? जो आपको 2 टाइप से आप इसको मेजर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है फिक्सल पॉलिसी, जो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की जाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक के द्वारा की जाती है। अब गवर्नमेंट किस तरीके से, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकती है, तो देखिए बेटा, फर्स्ट है डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब जहां ना गवर्नमेंट खर्चा करती है, जहां जहां गवर्नमेंट खर्चा करती है तो वो उसको कंट्रोल करेगी। जहां गवर्नमेंट खर्चा करती है वो नेक्स्ट ईयर कर देगी या उससे नेक्स्ट ईयर कर देगी, मतलब उनको रोक देगी। जहां गवर्नमेंट को खर्चा करना था वहां गवर्नमेंट कम खर्चा करेगी। कम खर्चा करते ही वो डिक्रीज हो जाएगा, कम खर्चा करते एक्सेस डिमांड घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब एक्सेस डिमांड आती है तो आपका इंक्रीज होता है। जब आप गवर्नमेंट खर्चा इंक्रीज करोगे तो एक्सेस डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिक्रीज आप गवर्नमेंट खर्चा ही डिक्रीज कर दोगे तो आपका एक्सेस डिमांड घट जाएगी। जहां तक क्लियर? आगे देखिए, इंक्रीजिंग टैक्स। जब आपका टैक्स डिक्रीज होता है तो आपकी डिमांड बढ़ती है। जब आपका टैक्स डिक्रीज होता है, जब आपकी टैक्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जब आपको रुपए कम देने पड़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी डिमांड बढ़ेगी ना। और जब इंक्रीज टैक्स की डिमांड, टैक्स रेट इंक्रीज कर दी जाती है, टैक्स रेट गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीज कर दी जाएगी तो डेफिनेटली डिमांड आपकी घटेगी। तो ये फिक्सल पॉलिसी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और फिक्सल पॉलिसी यदि नहीं करे तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल नहीं होगी। इसलिए गवर्नमेंट को फिक्सल पॉलिसी के द्वारा गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसको कम करना पड़ता है, और इंक्रीज इन टैक्स, और जो टैक्स इंक्रीज किया है, टैक्स यदि इंक्रीज नहीं करेगी तो एक्सेस डिमांड बढ़ेगी। इसलिए आपको टैक्स को इंक्रीज कर देती है, इसलिए डिमांड आपकी घट जाती है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी कौन देती है? पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई। हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई। क्लियर? अब
जो बैंक है वो आरबीआई सेंट्रल बैंक तो दो तरीके से करती है, दो टाइप से करती है, एक तो क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट है इंक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन बैंक रेट। अब देखिए इंक्रीज इन बैंक रेट, यदि बैंक रेट इंक्रीज कर दी जाती है तो लोन कम लिया जाएगा। यदि बैंक रेट इंक्रीज कर दी जाती है तो लोन कम लेंगे लोग, डिमांड कम करेंगे, तो इससे भी आपको एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी। इंक्रीजिंग रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे तो भी आपकी एक्सेस डिमांड कंट्रोल में रहेगी, आपका एक्सेस डिमांड घटेगी। आगे आता है सेल ऑफ सिक्योरिटी, जो भी आपके प्रतिभूति है, जो भी आपके ड्राफ्ट है, उनको सेल कर जो डिमांड आई उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इंक्रीजिंग इन LRR, इंक्रीजिंग LRR मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैंने आपको बताया था लीगल रिजर्व रेशो LRR, मैंने आपको बताया था ये। इंक्रीजिंग LRR लीगल रिजर्व रेशो को आप इंक्रीज कर दोगे तो भी आपकी एक्सेस डिमांड क्या होगी, घटेगी। क्यों? हम लोन पे पैसा कम देंगे, LRR रेट को इंक्रीज कर देंगे। जब आपकी 20% रेट थी तो 200 रुपए आप 800 लोन पे दे देते, अब जब इंक्रीज कर दोगे तो आप लोन कम दोगे, और लोन कम देंगे ही आपको क्या होगा, डिक्रीज होगी आपकी एक्सेस डिमांड। तो अब देखिए बेटा आगे क्वालिटेटिव में क्या है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में इंक्रीज इन मार्जिन, बैंक अपना मार्जिन एक्स्ट्रा लेगी, बैंक अपना मार्जिन क्या लेगी, एक्स्ट्रा लेगी। जैसे जहां 1 लाख रुपए का लोन है वहां आपको मार्जिन कर 60,000 दे दिया जाता है। आपने रिक्वायरमेंट करी 1 लाख की और मार्जिन रेट को बढ़ाकर बैंक आपको 60,000 दे देगी, तो आप लोगे नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको 1 लाख की जरूरत थी और 60,000 बैंक दे रही है, तो मार्जिन रेट बढ़ा रही है, तो मार्जिन रेट बढ़ाने से भी आपकी एक्सेस डिमांड घटेगी। क्लियर? आगे देखिए एडवाइस डिस्करेज लैंडिंग, एडवाइस करती है बैंक कि जिस सेक्टर्स में लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये भी एडवाइस करती है, और किस भवन पर देना चाहिए, किस भूमि पे देना चाहिए ये भी आपको एडवाइस करती है, डिस्करेज लैंडिंग। ओके, और नेक्स्ट है आपका क्रेडिट रेशनिंग मतलब कितना लोन देना चाहिए, कितना % लोन देना चाहिए, किस सेक्टर में कितना % लोन देना चाहिए, ये सारा क्रेडिट रेशनिंग। और इतना इसको भी कम करने के बाद, क्रेडिट रेशनिंग करने के बाद भी आपकी एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी। तो इस तरीके से ऐसे ही डेफिनेट डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। जब डेफिशिएंट डिमांड आ जाती है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तो क्या है, मेजरमेंट और कंट्रोल एक्सेस डिमांड। जब आपकी प्लानिंग से ज्यादा डिमांड आ जाती है तो कंट्रोल करने के लिए, प्लानिंग से ज्यादा जब डिमांड आ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिक्स्ड पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा, दोनों के द्वारा करने पर एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि एक्सेस डिमांड कंट्रोल नहीं होगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको पता है यदि आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है और महंगाई आपकी बढ़ती है, ये महंगाई जो बढ़ रही है ना, ये भी हमारा कारण है। जो आज महंगाई बढ़ रही है ना, हर जगह बढ़ती है, हर जगह प्राइस आपका बढ़ रहा है, हर एक प्रोडक्ट में प्राइस बढ़ता जा रहा है, ये सिर्फ हमारा कारण है। हमने एक्स्ट्रा डिमांड करी, गवर्नमेंट चाहकर भी अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही,
कंपनी आपकी डिमांड पूर्ति नहीं कर पा रही, इसलिए आपके प्राइस को बढ़ाने के बाद भी आप खरीद रहे हैं उसको, बार बार महंगाई बढ़ा दी है फिर भी आप समझ नहीं रहे, क्योंकि आप यदि आप देखा होगा जब आपका प्राइस बढ़ रहा जाता है तो फिर आप कम खरीदोगे, इसलिए गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा दी है। यदि आप डिमांड कंट्रोल कर दोगे, आप डिमांड नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके प्राइस गिर जाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सामान ना खरीदें, जो यूजेबल है वही चीज खरीदें, क्योंकि आपका डिमांड यदि बढ़ती जाएगी तो महंगाई डेफिनेटली बढ़ती जाएगी, महंगाई कंट्रोल में नहीं होगी, और महंगाई कंट्रोल में नहीं होगी तो आपकी एक्सेस डिमांड आती जाएगी, और एक्सेस डिमांड के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा बैंक को भी और सेंट्रल बैंक को भी, क्योंकि सेंट्रल बैंक जनरल प्राइस लेवल बढ़ा देगी और बैंक आपकी जो रेपो रेट है, बैंक रेट है, सारी चीजें बढ़ा देंगे, सारी चीजें इंक्रीज करने पे तो भी एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। तो नुकसान हमें ही है, नुकसान ना गवर्नमेंट को है ना बैंक को है, बैंक को फायदा ही है, बैंक को फायदा है, लेकिन गवर्नमेंट को भी फायदा है, पैसा उनके पास आएगा, लेकिन महंगाई आपके पास से बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, और बढ़ रही है, आप देख भी रहे हो। आज जितना पास्ट में था जो प्रोडक्ट की वैल्यू फ्यूचर में नहीं है, एट प्रेजेंट में नहीं है वो जो पास्ट में थी, और फ्यूचर में इससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीज महंगाई के ऊपर डिपेंड करती है, तो ऐसी डिमांड कैसे कंट्रोल की जाती है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो मेरे को जरूर बताइए, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 6 में जरूर कर सकूं, ठीक है बेटा। और यदि कोई भी डाउट है और हर एक वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें, और साथ साथ नोट्स भी बनाइए बेटा, और कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके सेम टाइम पे होंगे, इसलिए आप प्रॉपरली वे में आप स्टडी पे आप पूरा फोकस कीजिए, और साथ साथ लर्न कीजिए, और साथ साथ नोट्स बनाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।